नमस्कार, ज्ञान मेडिटे चैनल में आपका स्वागत है। आज कक्षा 10 की हिंदी पाठ है 12। पाठ का नाम है स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। इसके लेखक है महावीर प्रसाद द्विवेदी। वैसे तो पाठ कल पूरा हो गया था, लेकिन इसके प्रश्न उत्तर थे वो बाकी थे, वो आज मैं करवाऊंगी। थोड़ा सा वापिस इसका रिविजन करवा देती हूँ। स्त्री शिक्षा पाठ का नाम था स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, अर्थात स्त्री जो इसके माध्यम से लेखक ये कहना चाहते हैं कि जो लोग स्त्री शिक्षा के विरोधी है वो समाज स्त्रियों का विकास नहीं चाहते और वो स्त्रियों के विकास में बाधा बनते हैं, ऐसे लोगों पर लेखक ने कड़ा प्रहार किया है। और लेखक का मानना है कि अगर स्त्रियों की शिक्षा से परिवार टूटता है या समाज का विकास नहीं हो सकता, तो ये उनके विचार गलत है। लेखक कहते हैं कि अगर स्त्री पढ़ी लिखी होगी तभी देश का विकास होगा, समाज का विकास होगा, वो अपने परिवार का अच्छी तरह से पालन पोषण करेगी। ये बात लेकर कहना चाहता है। अगर स्त्रियों की शिक्षा में कुछ कमी है तो उस शिक्षा को कमी को दूर किया जा सकता है, बल्कि ये नहीं कि स्त्रियों को पढ़ाया नहीं जाता। तो इसलिए लेखक ने जो स्त्री शिक्षा के विरोधी है उन पर कड़ा प्रहार किया। आगे आज हम इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। सबसे आता है छोटे वाले प्रश्न है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो वैसे तो एबेसदा आपके आते नहीं है, लेकिन छोटे ऐसे बना के दे दिए जाते हैं, उसमें ऑप्शन नहीं रहता, केवल प्रश्न पूछ लिया जाता है, उसका उत्तर है वो आपको देना पड़ता है। प्रश्न नंबर पहला है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? वापिस बोलती हूँ, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो इसमें ऑप्शन है माधुरी, जागरण, कवि वचन, सुधा, सरस्वती। तो कल मैंने बताया था इसका पढ़ाया था, तो इसमें आया था सरस्वती पत्रिका का संपादन भी किया था, तो इसका उत्तर होगा सरस्वती। प्रश्न नंबर दूसरा है, शकुंतला ने किस भाषा में श्लोक कहा? तो इसका एक ऑप्शन है अपभ्रंश, प्राकृत, शोरसेनी, पाली। तो इसका भी होगा प्राकृत भाषा, क्योंकि उस समय सर्वसाधारण की भाषा कौन सी थी? प्राकृत भाषा ही थी, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा प्राकृत भाषा। प्रश्न नंबर तीसरा है, बौद्ध धर्म के त्रिपिटक ग्रंथ की भाषा क्या है? अब इस बोलती हूँ, बौद्ध धर्म के त्रिपिटक ग्रंथ की भाषा क्या है? तो इसका उत्तर होगा बौद्ध धर्म के त्रिपिटक ग्रंथ की भाषा प्राकृत है। ऐसे बना के दे दिया जाता है, वैसा में हो सकता है, ऐसे प्रश्न ऐसे भी बना के दे दिया जाता है, एक लाइन वाला प्रश्न। तो इस होगा बौद्ध धर्म के त्रिपिटक ग्रंथ की भाषा कौन सी है? तो प्राकृत भाषा। अब छोटे छोटे प्रश्न आते हैं। प्रश्न नंबर अगला है, रुक्मणी हरण की कथा कहाँ मिलती है? रुक्मणी हरण की कथा कहाँ मिलती है? इसका उत्तर होगा रुक्मणी हरण की कथा श्रीमद् भागवत के दसम स्कंद के उत्तरार्ध में 53वें अध्याय में मिलती है। वापिस बोलती हूँ, रुक्मणी हरण की कथा श्रीमद् भागवत के दसम स्कंद के उत्तरार्ध में 53वें अध्याय में मिलती है। इससे आगे छोटा वाला और है, प्राचीन काल में विदुषी महिलाओं के नाम लिखिए। वापिस बोलती हूँ, प्राचीन काल में विदुषी महिलाओं के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर होगा प्राचीन काल में विदुषी महिलाओं के नाम है शीला, विद्या, अनसुया, भारती, शकुंतला, गार्गी, मैत्री आदि प्राचीन काल की स्त्रियां थी। अगला प्रश्न है, शकुंतला ने दुष्यंत के विषय में ध्रुवाकल पढ़ाए थे, उनमें ये सब आए हुए हैं, तो उनके बीच में से ही प्रश्न है, शकुंतला ने दुष्यंत के विषय में ध्रुवाक्य क्यों कहे? तो इसका उत्तर होगा शकुंतला ने दुष्यंत के विषय में ध्रुवाक्य इसलिए कहे थे क्योंकि गांधर्व विवाह करने के बाद वे मुकर गए थे, इसलिए उन्होंने ध्रुवाक्य कहे। अगला प्रश्न है, नाट्य शास्त्र संबंधी नियमों में स्त्री पात्रों के लिए प्राकृत भाषा निर्धारित की गई थी। कौन सी भाषा निर्धारित की गई थी? प्राकृत है। प्रश्न इस तरह से मैंने आंसर भी साथ में बोल दिया, लेकिन इसका प्रश्न इस प्रकार से बनता है कि नाट्य शास्त्र संबंधी नियमों में स्त्री पात्रों में कौन सी भाषा निर्धारित की गई थी? तो इसका उत्तर होगा नाट्य शास्त्र संबंधी नियमों में स्त्री पात्रों के लिए प्राकृत भाषा निर्धारित की गई थी। अगला प्रश्न है, समाज की दृष्टि में कैसे लोग दंडनीय? वापिस प्रश्न बोलती हूँ, समाज की दृष्टि में कैसे लोग दंडनीय है? इसका उत्तर होगा जो लोग स्त्री शिक्षा का विरोध करते हैं, जो लोग स्त्री शिक्षा
परीक्षा का विरोध करते हैं वो रूढ़िवादी है, अर्थात जो पुराने विचारों में रहते हैं एवं उत्तर्क वाले होते हैं वे समाज की दृष्टि में दंडनीय माने जाते थे, कि दृष्टि में दंडनीय माने जाते थे। अगला है ईश्वर विरोधी बात कौन सी मानी जाती है? ईश्वर विरोधी बात कौन सी माने? आपको ये वीडियो बना रहे हैं, इसमें आपको लिखने पर कॉपी में लिखने हैं, फिर याद भी करने, ऐसे नहीं कि टाइम ऐसे छुट्टियों का टाइम है, ये कोरोना हो रखा है इसलिए आप ऐसे ही टाइम अपना समय नहीं खराब करोगे, बल्कि आप छोटे छोटे प्रश्न को क्या है याद भी करोगे। वीडियो देख लो फिर वापस उसको मिटा दोगे, ऐसे नहीं, आप कॉपी में नोट करके, क्योंकि नोट करने से लिखने की प्रैक्टिस भी होगी, कुछ न कुछ याद भी होगा। इसलिए आपको आपके बोर्ड की परीक्षा है, ऐसे नहीं स्कूलें नहीं खुली तो आप ये मान लो कि अब हमारी तो छुट्टियां हो रही थी, हमें स्कूल खुलेंगे तभी जाएंगे, क्योंकि इससे तुम्हारा टाइम खराब हो रहा है। अब जो मौका आपको जो ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है तो आप उसका फायदा उठा करके ये जो प्रश्न करवाते हैं, जो पाठ करवाते हैं उसको देखो और याद करने की कोशिश करो, क्योंकि स्कूलें खुलेगी तब तो वापस आपको दोहरा कार्य करवाएंगे या वापस पढ़ाई सब चालू करवाएंगे। लेकिन जितने दिन स्कूलें नहीं खुलती है तब तो आप इसका फायदा उठाओ, क्योंकि बोर्ड की परीक्षा है, समय जाते हुए टाइम नहीं लगता है, और आपके एग्जाम पास में आ जाएंगे। इसलिए आप जो भी प्रश्न करवाते हैं उसको नोट भी किया करो, साथ में वीडियो के देखने के साथ साथ में नोट किया करो, याद किया करो। सबसे जरूरी काम तो याद करना और लिखना। तो याद करोगे तो प्रश्न आपको याद हो जाएंगे, और लिखने का, क्योंकि लिखना ज्यादा पड़ता है बोर्ड में, इसलिए लिखने की प्रैक्टिस भी जरूरी है, नहीं तो फिर क्या है वो आदत छूट जाएगी आपकी, और एग्जाम में आपके प्रश्न भी क्या हो जाएंगे, छूट जाएंगे। इसलिए आपको लिखने की प्रैक्टिस जरूरी है। अगला प्रश्न है ईश्वर विरोधी बात कौन सी मानी जाती है? इसका उत्तर होगा जो बात वेद विरोधी होती है वह ईश्वर विरोधी मानी जाती है। अब बड़े वाले प्रश्न 5 लाइन वाले है, नाटकों में स्त्रियों द्वारा प्राकृतिक बोलना उनके अनपढ़ होने का प्रमाण नहीं है, स्पष्ट कीजिए। देखिए क्या कहता है कि नाटकों में स्त्रियों द्वारा प्राकृतिक बोलना उनके अनपढ़ होने का प्रमाण नहीं है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर होगा कि नाटकों में स्त्रियों द्वारा प्राकृतिक बोलना उनके अनपढ़ होने का प्रमाण नहीं है, क्योंकि उस समय प्राकृत भाषा का विकास संस्कृत के साथ ही हो गया था। दोबारा बोलती हूँ कि प्राकृत भाषा का विकास वो संस्कृत के साथ ही हो गया था। संस्कृत नाटकों में स्त्री पात्र प्राकृत भाषा में ही बोलते दिखाई दे, अर्थात स्त्रियां थी नाटकों में काम करती थी, वो क्या करती थी प्राकृत भाषा में बोलती थी। वस्तु तो ये नाट्य शास्त्र का एक नियम था कि स्त्री पात्र तथा मध्यम एवं पात्र प्राकृत भाषा में बोले। उस समय बौद्ध धर्म के ग्रंथों की रचना कौन सी करती थी? मैंने कल बताया था कि प्राकृत में ही होती थी। जैनों के धर्म ग्रंथ भी प्राकृतिक भाषा में रचे गए थे। इस तरह स्त्रियों के द्वारा प्राकृतिक भाषा में बोलना उनके अनपढ़ होने का प्रमाण नहीं माना जा सकता है, क्योंकि उस समय नियम ही था कि संस्कृत के साथ ही क्या हुआ था, प्राकृतिक भाषा का भी विकास हुआ था और सर्वसाधारण की भाषा भी। आपको इतना इसमें निकला नहीं है, लेकिन मैं इसे आपको समझाने, इस प्रश्न को समझाने के लिए बता रही हूँ। तो दोबारा से इसका वापिस समझ लेना इस प्रश्न को, क्योंकि संस्कृत के साथ ही इस भाषा का हुआ था, प्राकृतिक भाषा का भी विकास हुआ था। और एक नियम भी था उसमें कि नाटकों में नाटक थे उनमें प्राकृतिक भाषा का बोलना ही अनिवार्य कर दिया था। इसलिए वो स्त्रियां थी वो प्राकृतिक भाषा बोलती थी, इसलिए वो अनपढ़ नहीं कहा जा सकता। अगला प्रश्न है, ये सारा दुराचार स्त्रियों के पढ़ाने का ही है, कुफल है। पंक्ति में निहित व्यंग्य को स्पष्ट, जो व्यंग्य किया उसको आपको क्या करना है, स्पष्ट करना है। उत्तर इसका होगा, लेखक ने इस कथन के द्वारा उन अहंकारी पुरुषों पर व्यंग्य किया है जो स्त्री शिक्षा के क्या थे, विरोधी। यदि कोई स्त्री अपने सुसंगत तर्कों से किसी पुरुष को हरा देती है, अर्थात अपने अच्छी बुद्धि से या सागर बुद्धि से उसे हरा देती है, पुरुषों को हरा देती है, तो वे इस स्त्री शिक्षा का दुराचार और कुफल मानते। लोग जो घमंडी है, जो दुराचारी पुरुष है, वो मानते हैं कि स्त्री है, स्त्री होकर भी पुरुषों को हराती है, इसलिए वो शिक्षा का कुफल ही मानते हैं। ऐसे अहंकारी पुरुष स्वयं तो बुद्धिहीन होते ही हैं तथा अपनी कमजोरी के लिए स्त्रियों को क्या करते हैं, वो दोष देते। वो हारना, स्त्रियों को कमजोर समझते हैं, वो उनसे पराजित नहीं होना चाहते, उनके अंदर अहंकार भरा हुआ है। लेकिन स्त्री
बढ़ा देती है तो उसमें स्त्री का क्या दोष है? तो वो स्त्रियों से हरना नहीं चाहते, इसलिए वो इस प्रकार के स्त्रियों के ऊपर स्त्रियों के दोष लगाते हैं। उनका मानना है कि स्त्रियों को बढ़ाना दुराचार को बढ़ावा देना, अर्थात स्त्रियों को बढ़ाना क्या मानते हैं कि दुराचार को या बुराचार को बढ़ाना ही माना गया है, कि इसलिए स्त्रियों को नहीं बढ़ाना चाहिए, ऐसे उनके विचार। द्विवेदी जी ने स्त्री शिक्षा के समर्थन में कौन कौन से तर्क दिया? अगला प्रश्न है, द्विवेदी जी ने स्त्री शिक्षा के समर्थन में कौन कौन से तर्क दिए हैं? इसका उत्तर होगा, द्विवेदी जी ने स्त्री शिक्षा के समर्थन में ये कहा है कि संस्कृत के नाटकों में स्त्रियों का प्राकृत बोलना उनके अनपढ़ होने का प्रमाण नहीं। एक तो ये तर्क दिया उन्होंने। दूसरा है, प्राचीन काल में स्त्री शिक्षा ही थी। गार्गी, मंडन की पत्नी, शीला, विद्या आदि विदुषी स्त्रियां इसका प्रमाण मानी जाती है। प्राचीन काल में स्त्रियों वेद मंत्रों की रचना की। वर्तमान में कुछ अहंकारी लोग हैं, वो स्त्री शिक्षा का विरोध गलत दृष्टि से कर रहे हैं। इस प्रकार के उन्होंने तर्क दिए थे। अगला प्रश्न है, द्विवेदी जी ने प्राचीन एवं वर्तमान शिक्षा प्रणाली में क्या अंतर बताया? तो द्विवेदी जी ने प्राचीन एवं वर्तमान शिक्षा प्रणाली में ये अंतर बताया है कि प्राचीन समय में शिक्षा थी वो कहाँ गुरुओं के आश्रम में दी जाती थी और अध्ययन सामग्री के रटने पर बल दिया जाता था। इसलिए स्त्रियां शिक्षा से क्या रह जाती थी? वंचित, क्योंकि वो गुरुओं के आश्रम में वो जा नहीं पाती थी, इसलिए वो पढ़ने से क्या हो जाती थी? पढ़ने से शिक्षा से वो वंचित हो जाती थी, क्योंकि वे आश्रमों और मंदिरों में मैंने पहले बता दिया उसमें नहीं जा पाती थी। आज की शिक्षा प्रणाली में नर नारी का भेदभाव नहीं किया जाता है और समानता के आधार पर शिक्षा की व्यवस्था की प्रणाली की गई है, इसलिए आज शिक्षा का प्रचलन हो रहा है। शिक्षा चल रही है। शिक्षा मतलब लड़कों और लड़कियों को एक साथ शिक्षा दी जा रही है और सबको समान शिक्षा दी जाती है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, सबको बराबर की शिक्षा का अधिकार है या पढ़ने का अधिकार है। आपको इतना लिखना नहीं है कि जो बता रही हूँ उसमें से छांट गया है, लेकिन मैं समझाने के लिए प्रश्न, ताकि आपको प्रश्न समझ में आसानी से आ जाए, वो इसलिए मैं बता रही हूँ। आज की शिक्षा में यदि दोष है, अगला प्रश्न है कि आज की शिक्षा में यदि दोष है तो उसे अनर्थकारी नहीं माना जा सकता है। आज की शिक्षा, वापिस बोलती हूँ कि आज की शिक्षा में यदि दोष है तो उसे अनर्थकारी नहीं माना जा सकता है। इस संबंध में लेखक क्या सुझाव दे? लेखक ने क्या सुझाव है? अगर आज की शिक्षा में दोष है तो लेखक का क्या सुझाव है? इसका आंसर होगा, लेखक का मानना है कि यदि वर्तमान शिक्षा प्रणाली दोषपूर्ण है, लेखक कहता है कि अगर वर्तमान प्रणाली दोषपूर्ण है तो उसमें संशोधन, अर्थात उसमें संशोधन करना चाहिए, उसमें संशोधन का अर्थ सुधार करना चाहिए। विद्यार्थियों को क्या पढ़ाना चाहिए, कितना पढ़ाना चाहिए और किस तरह की शिक्षा देनी चाहिए, इन बातों पर भी बहस होनी चाहिए। क्योंकि लेखक मानता तो अगर इसमें शिक्षा में दोष है, लेकिन शिक्षा में दोष है तो उसमें सुधार करना चाहिए। इस तरह देश एवं समाज के इनको सुधार होना चाहिए, लेकिन स्त्रियों के लिए शिक्षा व्यवस्था बंद करने की बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या कहता है कि स्त्रियों की लिए शिक्षा बंद नहीं होनी चाहिए। शिक्षा के विकास की स्थिति में अनर्थकारी नहीं कहा जाना चाहिए, क्योंकि वह कभी भी अनर्थकारी नहीं होती, क्योंकि शिक्षा वो कभी अनर्थकारी नहीं हो सकती है। शिक्षा में अगर दोष है तो उसमें सुधार कर लो, लेकिन उसको अनर्थकारी नहीं माना जा सकता है, क्योंकि शिक्षा से तो देश का क्या होता है? विकास ही होता है, इसलिए उसे अनर्थकारी नहीं कह सकते। अगला प्रश्न है, शिक्षा सुधार की दृष्टि से, ये मैंने पाठ्यगत के भी किए और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न भी नोट करवा रही हूँ आप। ऐसे नहीं कि पाठ्यगत के तो कम, जो पीछे वाले प्रश्न होते हैं पाठ्यगत के वो तो कम ही आते हैं, ज्यादातर बीच में से ही प्रश्न आते हैं, इसलिए मैंने पूरे पाठ के ही प्रश्न जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो आपको नोट करवा रही हूँ, ताकि आप याद करो और आपको का फायदा हो। शिक्षा सुधार की दृष्टि से आप शिक्षा प्रणाली में मुख्य रूप से क्या क्या परिवर्तन करना चाहेंगे? शिक्षा सुधार की दृष्टि से आप शिक्षा प्रणाली में मुख्य रूप से क्या परिवर्तन करना चाहेंगे? तो इसका उत्तर होगा, शिक्षा सुधार की दृष्टि से हम चाहेंगे कि शिक्षा प्रणाली ऐसी हो जो नर नारी को समान मानकर उन्हें उनकी रुचियों के अनुसार पढ़ने का अवसर, अर्थात लड़के और लड़कियों को तो रुचि उन्हीं के अनुसार, उनकी रुचि के अनुसार ही पढ़ने का अवसर दे।
उसमें से उस जिसके कारण उनको रोजगार प्राप्त हो सके, रोजगार के अवसर मिल सके, सदाचरण और स्वावलंबन और दो दायित्व गुण व बोध वाली शिक्षा भी होनी चाहिए। तो शिक्षा में कौन कौन से गुण होने चाहिए? केवल स्वावलंबी के साथ साथ उसमें सदाचार के गुण होने चाहिए, स्वावलंबी के गुण होने चाहिए, दायित्व और बोध वाले दायित्व उत्तरदायित्व वाली शिक्षा भी होनी चाहिए, सभी उनके आचरणों का भी प्रवाह या जो अपने कर्तव्यों को समझते हैं, इस प्रकार की शिक्षा बच्चों को क्या है देनी चाहिए। केवल किताबी शिक्षा के साथ साथ उनके जो शालीनता या उनमें शालीनता किस प्रकार से, सदाचार बच्चों में किस प्रकार से, बच्चों का विकास किस प्रकार से हो, इस प्रकार की शिक्षा अपने भी बच्चों को देनी चाहिए ताकि वो अपना भविष्य बना सके। ऐसे नहीं पढ़ लिख करके कुछ कर नहीं सके। तो पढ़ना लिखना एक दूसरी बात होती है, लेकिन उसमें अनुशासन, सदाचार और दायित्व की भावना, कर्तव्य की भावना, ये भी बच्चों में होना बहुत ही आवश्यक है। केवल पढ़ने लिखने से ही नहीं होता है, पर तो दायित्व वाली भावना भी होनी चाहिए। सामाजिकता और नैतिकता का भी ध्यान दिया जाना चाहिए। साथ में सामाजिकता और नैतिकता पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। शिक्षा पद्धति को समाज की जरूरतों के अनुरूप ही बनाया जाना चाहिए कि तो समाज को कौन सी शिक्षा चाहिए, समाज में शिक्षा में किस प्रकार, समाज के लोग शिक्षा किस प्रकार की चाहते हैं, उस प्रकार की शिक्षा पद्धति को क्या करना चाहिए, अपनाना चाहिए। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल और आज की स्त्री शिक्षा के समर्थन में लेखक के विचार को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न वापिस बोल रही हूँ, प्राचीन काल और आज की स्त्री शिक्षा के समर्थन में लेखक के विचार स्पष्ट कीजिए। लेखक के क्या विचार है? प्राचीन काल की शिक्षा प्रणाली और आज की शिक्षा प्रणाली में लेखक के क्या विचार है? इस प्रकार से भी ये प्रश्न आ सकता है। तो इसका ऐसे नहीं आप सीधे प्रश्न को की किताब में से किया याद पीछे वाले और आप करने लग गए कि हाँ, उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर थोड़ा सा घुमा दिया क्योंकि बोर्ड के एग्जाम है, इसलिए आपको प्रश्न थोड़ा सा घुमा फिरा के भी दे सकते हैं। इसलिए आप उसको जो भी प्रश्न करो उनको समझने की कोशिश करो कि प्रश्न तो वो ही रहता है, लेकिन आप क्या करते हो, जो प्रश्न एक ही तरह उसको घुमा देते हैं तो आप उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए प्रश्न को समझना जरूरी होता है। अगला प्रश्न है, प्राचीन और आज स्त्री शिक्षा के समर्थन में लेखक के विचार क्या है? तो इसका उत्तर होगा, लेखक का मानना है कि प्राचीन काल में भी स्त्रियां सुशिक्षित कि प्राचीन समय में स्त्रियां क्यों पढ़ी नहीं लिखी नहीं होती थी, तो ये मान भी लिया जाए कि प्राचीन समय में स्त्रियां पढ़ी लिखी नहीं होती थी, तो भी आज के बारे में सोचकर उनके लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध करना चाहिए, क्योंकि आज के समय तो शिक्षा बहुत जरूरी है, इसलिए या स्त्रियों के लिए शिक्षा बहुत ही आवश्यक करनी चाहिए। प्रचलित शिक्षा प्रणाली में स्त्री शिक्षा के प्रसारण के लिए कारगर उपाय करने चाहिए, अर्थात स्त्रियों की शिक्षा के लिए उनमें सुधार करने चाहिए और स्त्रियों की शिक्षा के लिए उन स्त्रियों को शिक्षा देने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रचार करना चाहिए, ताकि लड़कियां हैं, स्त्रियां इस शिक्षा या पढ़ लिख सके। ऐसे नहीं कि शिक्षा के से वो वंचित रह गए, क्योंकि शिक्षा तो सभी के लिए आवश्यक हो, चाहे स्त्री हो या लड़की हो, सबके लिए शिक्षा बहुत ही आवश्यक है। नमस्कार, आज के लिए इतना ही था। ये भाई, गली बंद